Hello everyone, welcome once again to the YouTube channel. Myself रजनीश कुमार. आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर सिमिलैरिटी है उसका पार्ट 15 करने जा रहे हैं. इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 थी उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किए थे. एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा. इस वीडियो सेशन में पार्ट 15 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. क्लियर? चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की ओर. ओके जी, क्या कहता है क्वेश्चन? हमारे पास एक पोल है जिसकी वर्टिकल हाइट है 12 मीटर. वर्टिकल मतलब होता है जमीन पे परपेंडिकुलर, ठीक है. और एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई हमको नहीं पता, ठीक है. सन चमक रहा है. सन की रोशनी से इस पोल की जो शेडो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दिन में 8 मीटर लंबी होती है, ठीक है. तो उसी वक्त उसी समय पे जो बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई नहीं पता उसकी शेडो 56 मीटर होती है. तो पूछा गया कि बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी. समझ में आ गया? तो ध्यान देने योग्य बात यहां यह है कि ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री. मतलब दोनों ही वर्टिकल है. तो वर्टिकल चीज मतलब होता है जमीन पे परपेंडिकुलर. तो ये एंगल 90 हो जाएगा. और किसी भी एक ही प्लेस पे एक ही समय में दिन के जो सन का जो एलिवेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन. अब ये क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? सन से किसी भी वर्टिकल चीज की टिप को जोड़ते हुए एक सीधी लाइन सेगमेंट खींच दें तो लाइन ऑफ साइट कहलाती है, ठीक है. और इस पॉइंट को हम बेस से जोड़ दें तो ये चीज जो होती है ना जैसे बीसी है ये शेडो हो गई इसकी, ठीक है. तो जमीन से हॉरिजॉन्टल से ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. जितनी भी ऊंचाइयां हैं वर्टिकल हाइट से किसी एक ही स्थान पे एक ही समय में उन सब के लिए सन का एलिवेशन क्या होता है? सेम टू सेम होता है. तो इसीलिए यहाँ पे जो एंगल सी है पोल के लिए और जो एंगल आर है बिल्डिंग के लिए दोनों सेम टू सेम होंगे. और दोनों क्या वर्टिकल है तो दोनों एंगल 90 हो गए, बी और एंगल क्यू, ठीक है. चलिए तो हमको निकालना है बिल्डिंग की ऊंचाई. चलिए तो क्या कर लेंगे? सपोज बिल्डिंग की ऊंचाई क्या h मीटर से, ठीक है. और ये जो दो ट्रायंगल हमारे बन गए, ट्रायंगल एबीसी जो कि पोल के साथ बना है, ट्रायंगल पीक्यूआर जो कि बिल्डिंग के साथ बना है, इन दोनों को हमको सिमिलर करना है. बहुत आसान है. एंगल बी और एंगल क्यू हो जाएंगे 90 ईच. ये बी 90 हो गया, ये क्यू 90 हो गया. क्यों हो गया 90? क्योंकि पोल और बिल्डिंग दोनों ही जमीन पे वर्टिकल हैं. क्लियर है? चलिए, और एंगल सी और एंगल आर बराबर हो गए. अभी बताया था मैंने सी और आर बराबर हो गए. क्यों? सिंस sun's elevation at the same time and place is same for all the vertical heights. जितनी भी वर्टिकल ऊंचाई है उन सब के लिए सूर्य का जो एलिवेशन होता है एक ही समय पे एक ही स्थान पे सेम होता है. तो ये एंगल सी और एंगल आर बराबर हो गए और दो एंगल मैच हो गए. इसका मतलब हो गया बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर. क्लियर है? चलिए, अगर सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल. तो प्रोपोर्शनलिटी में पता है हमको हाइपोटेन्यूज छोड़ देना है. सिर्फ हाइट अपॉन हाइट एंड बेस अपॉन बेस ये ले लेना है. तो देखेंगे क्या लिख दिया हमने. देखो शुरू किए ए बी बाय पी क्यू लिखा है पहला रेशियो ए बी बाय पी क्यू और दूसरा है बी सी बाय क्यू आर. तो ये आ गया बी सी बाय क्यू आर. समझ में आ गया? हमको हाइपोटेन्यूज लेने की जरूरत नहीं है. ठीक, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं फिगर में. देख के ए बी देखेंगे फिगर में क्या दिखाई दे रहा है. पोल की हाइट 12 तो लग दिया हमने 12. पी क्यू क्या दिखाई दे रहा है? एच बिल्डिंग की हाइट तो हमने एच लिख दिया. बी सी बाय क्यू आर तो 8 बाय 56 ये हो गया 8 बाय 56. क्लियर है? चलो अब h तो आ जाएगा ऊपर इधर. तो देखो ये h ऊपर आ गया और 56 इधर आ जाएगा 12 के साथ. 56 12 के साथ आ गया और 8 आ जाएगा नीचे. 8 नीचे आ गया. समझ में आ गया कि नहीं गया? और ये 8 7 टाइम्स कटेगा तो ये आ गया 12 into 7 h बराबर, ठीक है ना. और 12 7 सा होता है 84 मीटर्स में आ गया. देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 84 मीटर्स. क्लियर है? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. इजी था बिल्कुल. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है. बहुत बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे. एक बार ना समझ में आए दो बार देखेंगे बट समझेंगे ध्यान से इसको. ठीक है, थोड़ी इसमें ट्रिक्स हैं कुछ. हमको एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, ठीक है ना. ये रहा हमारा ट्रायंगल, ठीक है. फिर लिखा है AD परपेंडिकुलर BC. तो A मतलब वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर बनाया, AD किसके ऊपर? BC के ऊपर बनाया परपेंडिकुलर. ठीक है. अच्छा एक बात और बता दूं, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट बुक में थोड़ा कंप्लीट नहीं है, अजीब सा दिया हुआ है. ठीक है कि नहीं? तो थोड़ी जानकारी मैं पूरी यहां बता रहा हूं, इसको नोट कर लेंगे. तो AD किसके परपेंडिकुलर है? बेस BC के परपेंडिकुलर. और एक जानकारी और दी है. क्या दी है? AD स्क्वायर, ये जो बीच में लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC. नीचे वाले दोनों का प्रोडक्ट BD इंटू DC. साबित करना है कि ये ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल है. दैट मींस एक एंगल वर्टेक्स एंगल BAC कितना होगा? 90 होगा.
ठीक है ना, एंगल BAC 90 होगा। तो क्या करेंगे समझेंगे। जो गिवन है ना, ये दोनों जानकारी हमारी यूज होने वाली है, ठीक है भाई। ये परपेंडिकुलर दिया तो ये दोनों एंगल 90 90 होगा, मैंने लगा दिया, ये भी यूज होगा जानकारी, और ये जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ये भी यूज होगा। क्लियर है। तो हम क्या सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट, अच्छा मैंने सिंप्लिसिटी के लिए पता क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेफ्ट साइड का जो ट्रायंगल है ADB इसको अलग कर लिया। तो देखिए ADB, ठीक है, टाइमिंग के लिए अलग किया, अंदर क्या लिखा है बाद में बताऊंगा, ठीक है। और ADC को अलग कर लिया, ADC। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ हमको, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC दे दिया। ये क्लियर है। चलिए अब AD स्क्वायर है, दैट मींस वी कैन राइट इट एज AD इंटू AD, दो बार लिख सकते हैं इसको, राइट साइड का सेम टू सेम। अब पता क्या करेंगे, AD को यहीं रख लेंगे, BD ले आएंगे नीचे, और मतलब ये अंदर वाले दोनों है ना, इनको इधर उधर भेज देंगे तो नीचे चल जाएगा। तो BD तो इधर नीचे और AD उधर नीचे, और बाहर बाहर वाले छेड़ने नहीं, वहीं रखेंगे। तो देखो AD इसके नीचे आ जाएगा BD, और ये AD किसके नीचे आ जाएगा, DC के नीचे। तो वी गॉट द रेशियो AD बाई BD इक्वल टू DC बाई AD। अब ध्यान से सुनेंगे अगला इंपॉर्टेंट चीज, ये ऊपर जो है ना, ऊपर ये देखो, ये इसमें कितने लेटर्स दिखाई दे रहे हैं हमको। एक तो A दिख रहा है, D दिख रहा है, सेम है दोनों में, और C। तो AD, तो जो कॉमन है ना उसको एक ही बार बोलना, बीच में बोलना। तो ADC हो गया। तो ये ऊपर के जो दो साइड्स है ना ट्रायंगल ADC के हैं, याद रहेगा ट्रायंगल कैसे चुना हमने। चलिए अब नीचे देखो कितने लेटर्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, एक तो B दिख रहा है, और एक D दिख रहा है, और एक A। जो डबल दिख रहा है उसको बीच में ले लेना है, BDA, ये ट्रायंगल BD है। तो मतलब समझ में आ गया, ऊपर के दोनों साइड्स इस ट्रायंगल को बिलोंग करते हैं, नीचे के दोनों साइड्स इस ट्रायंगल को बिलोंग करते हैं। ADC उस तरफ है, BDA इस तरफ है, समझ में आ गया। तो ADC मतलब ये, BDA ये। चलो अब देखेंगे ये रेशियो कहता क्या है, नीचे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड BDA, ADC उधर वाला ध्यान देंगे, ADC एंड BDA, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। चलिए अब मुझे बताना, एक एक एंगल तो 90 है, देखो ये दोनों D पे, इसमें भी D पे 90 है, इसमें भी D पे 90, परपेंडिकुलर दिया था ना, तो ये चीज यूज हो गई हमारी। तो एक एक एंगल तो 90, देखो मैंने यहां लिख दिया, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDA, पहले उसका लिखा मैंने राइट साइड वाले का ADC, और यहाँ पे BDA, ये तो 90 90 हो गया, ये गिवन में। और ये रेशियो जो हमने निकाला, ये रहा देखो। अच्छा ये रेशियो क्या कहता है, मैंने बताया ऊपर वाला जो चीज है ADC का है, नीचे वाला BDA का। तो चलो AD बाय, जब भी ऊपर बोलूंगा तो उस ट्रायंगल में देखना है, नीचे बोलूंगा तो लेफ्ट वाले ट्रायंगल में देखना है, ठीक है। चलिए AD बाय BD, देखो AD बाय BD मतलब यहां पे मैंने सिंगल निशान लगा रखा है, ठीक है नहीं क्या। AD मतलब ये वाली साइड का रेशियो तो नीचे वाली के साथ है। फिर DC बाय AD, DC बाय AD मतलब समझ में आ गया, इसका रेशियो इसके साथ, और इस नीचे वाले का रेशियो इस ऊपर वाले के साथ में। तो यहाँ पे मैंने सिंगल और सिंगल निशान लगा रखा है, यहाँ पे मैंने डबल और डबल निशान लगा रखा है, समझ आ गया। तो इक्वल नहीं है, रेशियो है। तो ये इन दोनों का रेशियो लिया साइड्स का, और इन दोनों साइड्स का रेशियो लिया, इसके ऊपर वाली है तो इसकी नीचे वाली, इसकी नीचे वाली है तो इसके ऊपर वाली। क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, दो साइड्स का रेशियो बराबर आ गया, और इन दोनों साइड्स का रेशियो जिनका बराबर है उन्हीं के बीच के एंगल्स बराबर है, समझ में आ गया भाई। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो लिया हमने, और बीच बीच के एंगल्स इंक्लूडेड बराबर लिए। तो कौन सी सिमिलरिटी कंडीशन लगेगी, SAS, समझ में आ गया। तो देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल, अभी हमको सिमिलरिटी लिखनी है। तो सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, एक ट्रायंगल का नाम कैसे लिख लो, ADC लिख लिया, ADC। अब दूसरे का सोच समझ के लिखना है, ADC लिख लिया। तो देखो ADC लिखने में हमने क्या पैटर्न फॉलो किया, ADC, ये 90 वाला बीच में बोला है, AD सिंगल निशान और DC डबल निशान। तो क्या समझ में आ गया, पहले सिंगल निशान फिर डबल निशान। तो यहां पे क्या बोलेंगे, सिंगल निशान डबल निशान मतलब BDA, समझ में आ गया। तो ADC ट्रायंगल सिमिलर हो गया ट्रायंगल BDA के, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब ट्रायंगल सिमिलर है तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, समझ में आ गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, साइड तो होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कौन कौन से एंगल्स बराबर हो जाएंगे भाई, हमको D तो पता ही है 90 90 है, तो हम देखते हैं बाकी दोनों में से कौन कौन सी मैचिंग है। चलिए तो D को तो छोड़ दो, अब एंगल A पे जो एंगल बन रहा है किसमें, ADC में, तो ADC में A पे जो एंगल बन रहा है उसको X मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो A पे जो एंगल बन रहा है ADC में, और BDA में जो B पे एंगल बन रहा है, BDA का ये वाला, इसमें जो B पे एंगल बन रहा है ये दोनों बराबर है, समझ में आ गया। समझ में आ गया, ADC में जो A पे बनेगा और BDA में जो B पे बनेगा, तो इस A वाले का नाम लिख देंगे DAC, देखिए एंगल DAC, और इसका नाम लिख देंगे DBA, ये दोनों क्या X, तो एक को X माना तो दूसरे पे X, ये क्लियर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। इसी प्रकार से C पे जो एंगल बनेगा DCA, और यहाँ पे DAB, DCA
DAB बराबर, ये दोनों y मान लेंगे, तो ये यहाँ शो कर दिए मैंने, ये XX हो गया, ये YY हो गया। अब जो यहाँ शो किया वो ही मैंने यहाँ शो कर दिया, देखो ऊपर ये y है, ये रहा y, ये नीचे x इस कोने में, b पे x, ये ऊपर x है इस तरफ, ये x, ये y, ये y। क्लियर है? फिगर में XY कैसे लिखे, यहाँ आ गए। अब इस ट्रायंगल में ABC जो हमारा मेन ट्रायंगल है उसमें लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया? तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ABC क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? चलिए एंगल A देखेंगे। A में देखो दोनों है, एंगल x और y है, तो मैंने लिख दिया y प्लस x। B पे अकेला क्या है, x है, तो हमने लिख दिया x, और y पे क्या देखेंगे, C पे क्या है, y अकेला, तो यहाँ हमने लिख दिया y। क्लियर है? चलिए इक्वल टू 180, 2 बार x हो गया, 2 बार y हो गया, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y कितना आ गया, 180, और 2 नीचे भेज देंगे तो x प्लस y कितना आ जाएगा, 90। अब देखेंगे x प्लस y ये दोनों मिला करके बनता है एंगल BAC, लिख सकते हैं ना? तो मैंने x प्लस y के स्थान पे लिख दिया एंगल BAC इक्वल टू 90, और BAC 90 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से प्रूव, अच्छे से इसको 2-3 बार देख लेंगे, समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए फेवरेट है, अटक सकते हैं इसमें, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रायंगल्स कैसे लिए, अलग कर लेंगे तो थोड़ा इजीली समझ में आएगा, ठीक है? चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत बड़ा है ये तो, कोई बात नहीं, समझ लेंगे इसको भी, सिंपल है लेकिन, ठीक है? चलिए हमको दे दिया ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और क्या क्वेश्चन है कि तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स जोड़ दिए। देखो बीसी का मिड पॉइंट डी है, एसी का मिड पॉइंट ई है, एबी का मिड पॉइंट एफ है, तो तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ने से अंदर जो ट्रायंगल बनेगा ना, एक तो ये बन गया, तो टोटल कितने ट्रायंगल बन गए बड़े ट्रायंगल में, 1 2 3 एंड 4। ये चारों के चारों ट्रायंगल जो ओरिजिनल ट्रायंगल बड़ा एबीसी उसके सिमिलर है, ये हमको साबित करना है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, किसी भी ट्रायंगल का नाम हम लिखेंगे तो पता कैसे लिखेंगे, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सपोज ये सबसे ऊपर छोटा ट्रायंगल है, मैं कैसे सीक्वेंस फॉलो करूंगा, ए एफ ई, मतलब समझ आ गया? तो मैं घड़ी के उल्टी दिशा में आ रहा हूं, देखो एंटी क्लॉकवाइज, समझ आ गया? ए से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, देखो ये कर्सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ए एफ ई, और हमेशा वर्टेक्स से चालू करना, वर्टेक्स चौंच ऊपर, ठीक? तो अब यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं, 5 छोटे वाले तो 4 हो गए और एक बड़ा वाला आ गया, तो जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसके उन पांचों ट्रायंगल में से सिर्फ एक ही ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स नीचे है, देखो डी, चौंच नीचे है, देखो ये पहाड़ की तरह खड़ा है, तो इसका देखो वर्टेक्स ये ऊपर, ये देखो एफ ऊपर, चौंच पहाड़ की, ये देखो ये ऊपर, ये एक ऐसा पहाड़ है जो उल्टा है, समझ आ गया? ऊपर बेस जा रहा है और चौंच नीचे जा रही है। तो किसी भी ट्रायंगल को हमको कैसे बोलना है, टिप से चालू करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बताइए इस ट्रायंगल को बोलेंगे ए एफ ई, नाम सिखा रहा हूं, पहला क्लियर है? चलो इस छोटे ट्रायंगल को एफ बी डी, क्लियर है? इस छोटे को ई डी सी, सब सीक्वेंस का खेल है। और इस ट्रायंगल को कैसे बोलेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, डी ई एफ, क्लियर है? और बड़े को एबीसी, समझ में आ गया? तो हमको ये जो छोटे के मैंने चारों के नाम बताए, इन सबको एबीसी के सिमिलर करना है। तो देखो गिवन में मिड पॉइंट दिए हैं, तो एफ बराबर एफ बी, क्लियर है? ए एफ बराबर एफ बी, बी डी इक्वल टू डी सी, देखेंगे सेकंड वाला गिवन में, एंड ए ई इक्वल टू ई सी, ये क्लियर है तीनों? चलिए प्रूव क्या करना है, ये छोटे ट्रायंगल्स के नाम है और ये बड़े के नाम है। ए एफ ई सिमिलर ए बी सी, देखो ए एफ ई सीक्वेंस में आ गया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए एफ ई सिमिलर है ए बी सी के, पहला। दूसरा एफ बी डी, सेकंड वाला कोने का, एफ बी डी सिमिलर ए बी सी। तीसरा ई डी सी सिमिलर ए बी सी, और चौथा इधर से बोलेंगे डी ई एफ, डी एफ ई नहीं बोलेंगे, सिमिलर ए बी सी, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम के माध्यम से भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसमें बीपीटी भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ फिलहाल मिड पॉइंट थ्योरम लगा ली है, ठीक है? तो क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इजी है। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन सेगमेंट खींच दी जाए तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो मुझे बताओ ए बी सी में एफ और ई मिड पॉइंट्स है, तो क्या एफ ई पैरेलल हुआ बी सी के? बिल्कुल हुआ, ठीक है? तो क्या लिखा, सिंस एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो क्या पता चला, एफ ई किसके पैरेलल हो जाएगा, एफ ई किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के, ये क्लियर है? एंड सिमिलरली अगर ये एफ ई और बी सी पैरेलल हो गए तो एफ डी भी पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और ई डी पैरेलल हो जाएगा ए बी के। समझ में आ गया? ये हमने यूज कर ली मिड पॉइंट थ्योरम, यहां तक क्लियर है? चलिए अब बहुत आसान काम है, पैरेलल हो गए सारे के सारे।
अब हम पहले वाला कंडीशन लेते हैं, बस यहां से कॉपी करते रहना। इन ट्रायंगल AFE एंड ABC, सीक्वेंस समझ आएगा, AFE एंड ABC, तो मतलब ये छोटा वाला और फुल बड़ा, इनको सिमिलर करना है। तो चलिए मुझे बताओ, FE पैरेलल है BC के, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा? इसी प्रकार से 3 और 4 बराबर होगा। क्यों? ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए पैरेलल के बीच में, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये समझ में आ गया? क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन पैरेलल, एंड देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AFE सिमिलर हुआ ट्रायंगल ABC के। क्लियर है? ये तो हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया इजीली। चलिए सेकंड भी ऐसे ही कर लेंगे। सेकंड ट्रायंगल हमारा FBD है और ओरिजिनल ABC। तो बताइए FBD में एंगल 5 किसके बराबर हो गया? 6 के। 7 किसके बराबर हो गया? 4 के, बिकॉज FD पैरेलल किसके? AC के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम चीज, 5 बराबर 6 एंगल एंड 7 बराबर 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर अगेन बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल FBD becomes similar to triangle ABC. This is equation number 2, similarity criterion 2। समझ में आ गया? दूसरा भी प्रूव हो गया आसानी से। चलिए तीसरा, इस कॉर्नर का भी ऐसे कर लेंगे, क्योंकि ED पैरेलल किसके? AB के। तो देखो एंगल 9 किसके बराबर होगा? 6 के। 8 बराबर होगा 2 के। तो 9 इक्वल टू 6, 8 इक्वल टू 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये भी पैरेलल्स के बीच में, DE एंड AB। तो देयरफॉर ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल EDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। क्लियर है थर्ड वाला भी? ये तीनों जैसे थे। अब फोर्थ वाला ध्यान से सुनेंगे। इसको पता है, छोटे ट्रायंगल को, बीच वाले को हम डायरेक्टली बड़े वाले के सिमिलर नहीं कर सकते। तो एक काम करेंगे, इस छोटे वाले को DEF को ऊपर AFE के सिमिलर कर लो। तो पहले मैं कर रहा हूं, ये आसान काम है। देखो, तो पहले मैंने ऊपर वाले का नाम लिखा AFE, इन ट्रायंगल AFE एंड बीच वाला DEF। मैंने सीक्वेंस बता रखा, पहले DEF लेंगे, यहाँ पे नीचे से चालू करेंगे DEF एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दो ट्रायंगल में, चलो इन दो ट्रायंगल में समझ में आ गया, ऊपर वाला और एक बीच वाला। एंगल 1 तो होगा 11 के बराबर, कारण देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्या हुआ? अल्टरनेट एंगल हो गया ना, पैरेलल है ना दोनों। और इसी प्रकार से 3 वाला 10 के बराबर, देखेंगे AE फिर ऐसे और फिर ऐसे। समझ में आ गया? ये 3 बराबर होगा 10 और 1 बराबर होगा 11, अल्टरनेट एंगल्स। तो हम लिख देंगे 1 तो 11 के बराबर है, 1 तो 11 के बराबर है। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन AD एंड DE, ये दोनों पैरेलल हैं, AB एंड DE। एट 3 बराबर कितना हो गया एंगल? 10 के बराबर। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन FD एंड AC। क्लियर है? और ये दो एंगल मैच हो गए, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सा? AFE एंड DEF। क्लियर है यहां तक? AFE एंड DEF। अच्छा मुझे बताओ, सिंपल सी चीज है, A तो B के जैसा दिखता है और B तो C के जैसा दिखता है, तो इसका अर्थ हुआ A C के जैसा ही दिखेगा ना। तो देखो AFE को हमने DEF के सिमिलर प्रूव कर दिया। देखो ये AFE ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, इसको हमने बीच वाले के सिमिलर प्रूव कर दिया, और ऊपर वाले को हमने बड़े वाले के भी तो प्रूव कर रखा है सिमिलर। फर्स्ट में देखो AFE ABC के भी सिमिलर है, दिख गया, और AFE DEF के भी सिमिलर है। तो मतलब DEF और ABC दो अलग अलग ट्रायंगल्स जो कि AFE के एक ही के सिमिलर है, तो ABC और DEF भी तो सिमिलर होंगे। कॉमन चीज हटा देना, AFE इधर भी है, AFE इधर भी है, तो ABC भी AFE के जैसा है, DEF भी AFE के जैसा है। तो इसका मतलब कंपेयरिंग 4 and 1, DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और ये हमारा फोर्थ वाला आ गया। समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। लेंथी है बट इजी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ के करेंगे, नोट करेंगे नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ये थोड़ा सा इजी है रिलेटिवली, ठीक। हमको एक फिगर दिया हुआ जिसमें देखेंगे एक लाइन सेगमेंट है BC पर AB परपेंडिकुलर है BC के, पहला लाइन समझ में आ गया, AB परपेंडिकुलर BC के। फिर दूसरा चीज DC भी परपेंडिकुलर है BC पे, तो देखो मैंने निशान लगा रहा है 90 डिग्री का, DC इज आल्सो परपेंडिकुलर टू BC, समझ में आ गया? तो ये वर्टिकल लाइन और ये दोनों ही परपेंडिकुलर BC पे, और फिर ये D से पहले तो AC को जोड़ा, जुड़ गया हाइपोटेन्यूज AC, और फिर D से DE परपेंडिकुलर खींच दिया AC पे। समझ में आ गया? तो ये रहा थर्ड वाला। तो तीन परपेंडिकुलर हमको दे रखे हैं, क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब मुझे बताओ, CED और ABC, यहाँ दो ही ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला, इनको आपस में सिमिलर करना है। अच्छा नाम कैसे दिया? देखो CED, पहले C बोला फिर E बोला, D, E 90 वाले बीच में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी 90 वाले बीच में बोलना पड़ेगा। तो ABC इनको सिमिलर करना। तो सीक्वेंस इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। चलो स्टार्ट कैसे करते हैं देखेंगे। तो सीधी बात है, सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? दो एंगल मैच करने पड़ते हैं, और एक एंगल पहले से बराबर, देखो ये इसमें ये 90 है, उसमें वो 90 है, तो इसका मतलब अगर एक और एंगल हम मैच कर लें तो ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी मैं एक एक एंगल और बराबर लाने वाला हूं। तो एक काम करते हैं, ये ऊपर का एंगल जो है ना, इसको x मान लेते हैं। तो देखिए एंगल ए क्या हो जाएगा? x मान लिया हमने, लेट किया हमने।
तो अभी ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, कौन सा ABC, इसमें हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया? इस वाले ट्रायंगल में। और क्या कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो देखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में एंगल A प्लस एंगल B, ये तो सिंगल लेटर में लिख दिया, और यहाँ पे तीनों लेटर यूज किए क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है? तो इसको 3 अक्षर में लिखेंगे, एंगल C नहीं लिखेंगे। तो एंगल ACB, समझ में आ गया? तीनों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, ये तीनों का सम 180 होगा, ठीक है? अच्छा, मुझे 90 पता है, ये एंगल X पता है, तो ये तीसरा निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये X लग दिया, एक ही जगह हमने जो माना था, ये 90 है, ACB पता नहीं है, 180। इन दोनों को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 माइनस X, 180 में से 90 कट गया तो 90 बचा, तो 90 माइनस X आ गया। तो नीचे का ये जो एंगल आया ACB, यह है 90 माइनस X। क्लियर है? अब मुझे बताओ, हमको दे रखा है कि DC परपेंडिकुलर है BC के, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल DCB 90। तो देखेंगे एंगल DCB 90, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब ये DCB में देखो दो एंगल छुपे हुए, एक तो ये ऊपर का और एक नीचे का, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल DCE प्लस एंगल ACB। देखो ये दोनों हो गए ना, एक तो DCE, ये ऊपर का छोटा सा DCE, एक तो ये, और एक पूरा यहां से ले लेते हैं ACB। ये दोनों एंगल हो गए इस 90 के अंदर, ठीक है? अब इन दोनों में से एक पता है अपने को ACB, देखो ये रहा, चला निकाल दिया ना हमने ACB, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 90 माइनस X। ये नहीं पता DCE, छोटे वाले ट्रायंगल का ऊपर वाला, तो वो निकालना है अपने को। अच्छा, 90 कट जाएगा और ये X उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो DCE X आ गया। देखो कौन सा DCE, DCE, देखो ये लिखा हुआ छोटा सा, ये रहा, दिख गया, X है ये। अब मुझे बताओ, एक एंगल इसका बड़े वाले का ये 90, छोटे वाले का ये 90, क्लियर है? और एक एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल पे X है, और इस पे यहां पे X आया, कहां पे DCE में, तो दो एंगल तो मैच हो गए। देखो DCE X आ गया, लिख दिया मैंने फिगर में, DCE ये आ गया X, समझ में आ गया? तो दूसरा एंगल भी मैच हो गया, और दो एंगल मैच हो गए तो सिमिलर। चलिए, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CD, सीक्वेंस यहां से फॉलो करेंगे, ठीक है? यहां से ले लेंगे। ओके, तो क्या एंगल A सिंगल लेटर में लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल क्या, DCE, ये मैंने लिखा हुआ है, ये तो XX हो गए हमारे, एंड एक एक एंगल 90 है, एंगल ABC और एंगल DEC, ये तो 90 दिया हुआ है पहले से, हमको परपेंडिकुलर था, तो देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर हुआ ट्रायंगल CED। सीक्वेंस देखेंगे कैसे सही है, ABC 9X वाला फिर 90 वाला, तो ऐसे यहां पे पहले X वाला फिर 90 वाला, तो CED, समझ आ गया? तो ये सीक्वेंस ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रूव क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये भी बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में कई बार बच्चे गलत कर लेते हैं इसको, ठीक है कि नहीं? क्या और तुम्हारी बुक में इसका स्टेटमेंट भी ढंग से नहीं दिया हुआ है, पढ़ने में नहीं आता। कुछ कुछ बुक्स में यहाँ 1/2 दिया हुआ है, कुछ बुक्स में स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, तो पूरा ढंग से मैं रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ, ठीक है? हमको दे दिया एक ट्रायंगल ABC, क्लियर है? ABC, फिर लिखा है कि एक लाइन सेगमेंट बनाई है जो BC को मिड पॉइंट पे जाके मिल रहा है, समझ में आ गया? A से, वर्टेक्स A से, तो AD इस प्रकार से बनाई है कि ये BC के मिड पॉइंट पे जाके मिल रहा है, तो मतलब BD बराबर है DC के, तो ये मैंने गिवन में पहला नंबर लिख दिया, ठीक है? फिर AD जो लाइन सेगमेंट खींची ना, उसका मिड पॉइंट है E, मिड पॉइंट है, ठीक है? तो मतलब AE बराबर ED है, दूसरी चीज है, समझ में आ गया? फिर अगला बुक में गड़बड़ है सब, क्योंकि फिगर हमको क्वेश्चन में पढ़ के बनाना पड़ेगा, तो बुक में ये चीज मेंशन नहीं है कि फिर आगे क्या किया हमने, तो बुक में थोड़ा स्टेटमेंट करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए, फ्रॉम B, ये नहीं लिखा वहां पे, फ्रॉम B से एक लाइन सेगमेंट खींची E को जोड़ते हुए, समझ में आ गया? फ्रॉम B a line segment is drawn passing through E which when produced meets AC at point X, समझ में आ गया? तो B से E को जोड़ते हुए मिड पॉइंट AD का जो है उसको जोड़ते लाइन सेगमेंट खींच दी और आगे बढ़ा दिया, जो कि AC को कहां जाके मिल जाती है, X पे मिल जाती है। हमको साबित करना है ये जो BX है ना, इसके जो दो टुकड़े हैं इनका रेशियो 1/3 है, तो छोटा वाला EX अपॉन BE, ये 1/3 आना चाहिए, समझ में आ गया? ये था हमारा क्वेश्चन का डिटेल्स। चलिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है हमको, क्या कर देंगे कंस्ट्रक्शन, ये जो D मिड पॉइंट है यहां से एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, क्या खींचेंगे, BX के पैरेलल, समझ में आ गया? तो BX ये रहा, इसके पैरेलल हमने D से एक लाइन सेगमेंट खींच दिया, ये खींच दी डॉटेड लाइन, जो कि AC को कहां जाके मिल रही है, Y पे मिल रही है। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो मैंने ये एरो शो कर दिया है, ये रहा एरो, तो हम dy पैरेलल
bx बोल सकते हैं, dy पैरेलल ex भी बोल सकते हैं या be भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, समझ में आ गया, सारे एक ही पार्ट्स। तो फ्रॉम d ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू bx, समझ में आ गया, d से लाइन सेगमेंट खींचा bx के पैरेलल व्हिच मीट्स ac एट पॉइंट y, जो कि ac को कहां मिल जाएगा, y पे मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए प्रूफ पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो हम मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे भी लगा सकते थे, उसका कन्वर्स लगेगा, वो कई बच्चों को ध्यान नहीं रहता, हम सिंपल बीपीटी लगा लेते हैं जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है। अब मुझे बताओ ए डी वाई, ये ऊपर का ट्रायंगल समझ में आ गया, ए डी वाई, इस ट्रायंगल में देखेंगे ध्यान से, ई एक्स पैरेलल है डी वाई के, समझा गया, क्योंकि पूरा बनाया ना हमने पैरेलल, ई एक्स पैरेलल डी वाई के, तो बीपीटी लगा सकते हैं, लगा देते हैं। चलिए तो इन ट्रायंगल ए डी वाई दिख गया ये रहा, सिंस ई एक्स पैरेलल डी वाई, फिगर में देखेंगे ई एक्स पैरेलल डी वाई लगा हुआ है, देयरफॉर बाय बीपीटी, क्या कहती है बीपीटी, बीपीटी कहती है कि ये रेशियो इन दोनों का इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, मतलब समझ में आ गया, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए एक्स बाय एक्स वाई। क्लियर है, तो ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू एक्स बाय ए एक्स अपॉन एक्स वाई, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ अगर कोई भी दो चीज इक्वल होती हैं, जैसे 5/5 है तो उसका रेशियो 1 ही तो आएगा, तो ए ई और ई डी तो बराबर ही है, दिया हुआ है ना अपने को, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा 1, तो ए ई ई डी कट जाएंगे ना आपस में, तो इनका आएगा 1 और यहाँ आएगा ए एक्स अपॉन एक्स वाई, तो मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा, क्योंकि ए और ई डी तो बराबर और बराबर चीजों का रेशियो 1 आता है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो ए एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स वाई के, समझ में आ गया, 1 से इंटू हो गया वही बचेगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब समझ में आ गया, ए एक्स हो गया किसके, एक्स वाई के। अब मुझे बताओ दोबारा देखेंगे इस ट्रायंगल ए डी वाई में, ध्यान देना, ई तो इसका मिड पॉइंट, और अभी हमने साबित किया ए एक्स बराबर एक्स वाई, तो मतलब एक्स किसका मिड पॉइंट है, ए वाई का, समझ में आ गया। तो अब क्या ई एक्स जो है ये मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल है, समझ में आ गया। तो ए डी सी ए डी वाई ट्रायंगल में ए डी और ए वाई जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है ई एक्स, तो ये तीसरी साइड के पैरेलल तो है, आधा भी होगा ना, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है हमारी 9th में जो पढ़ी थी हमने। चलिए तो इन ट्रायंगल ए डी वाई ध्यान देंगे, इन ट्रायंगल ए डी वाई समझ में आ गया, क्योंकि E और X मिड पॉइंट्स है AD और AY के, तो सिंस E एंड X आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड AY रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर EX, ये जो बीच वाला है ना, ये पैरेलल तो पहले से पता है, EX किससे हाफ होगा, DY के, तो EX इज इक्वल टू हाफ ऑफ DY। क्लियर है, नंबर 1। अब सेम चीज हमको वापस रिपीट करनी है दूसरा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल है, देखो इधर BCX दिखाई दिया, BCX, ये ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देना, समझ में आ गया, BCX। अच्छा BCX ट्रायंगल में देखो dy पैरेलल है पूरा bx के, तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल BCX सिंस dy पैरेलल bx, तो बीपीटी लगा देंगे, क्या कहती है बीपीटी, देखेंगे CD अपॉन db, ठीक है, CD अपॉन db, और उधर होगा CY अपॉन yx, CY अपॉन yx। क्लियर है, और CD और db दोनों इक्वल ही तो है, मिड पॉइंट है d, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1, और CY अपॉन xy, यहाँ लिख दिया CD इक्वल टू db, तो रेशियो 1 आएगा, और मैंने CY को YC लिख दिया और ये XY लिख दिया, समझ में आ गया, YC एंड XY। तो देखो ये आ गया हमारा YC और ये आ गया हमारा XY, तो ये XY इधर आ जाएगा, तो XY और YC बराबर आ गया। तो पहले हमने किया था ये दोनों बराबर, अब क्या किया, XY बराबर क्या, YC। क्लियर है, XY YC बराबर कर दिया। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे BCX में, इस ट्रायंगल में गौर करना, इस साइड का मिड पॉइंट D और XC का मिड पॉइंट Y, अभी साबित किया ना हमने, तो क्या dy इसके और इस साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट है, बिल्कुल है। तो क्या dy bx के हाफ होगी, बिल्कुल हो जाएगी, समझ में आ गया। तो दोबारा मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे जैसे इधर लगाई थी, तो इन ट्रायंगल BCX सिंस D एंड Y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC एंड XC, समझ में आ गया, BC और XC के मिड पॉइंट्स हैं, तो देयरफॉर dy किसके हाफ हो गया, bx के, तो देयरफॉर dy इज इक्वल टू हाफ ऑफ bx। अब ये dy की वैल्यू से पुट करनी है, समझ में आ गया, तो इस dy की जगह हमको लिखना हाफ bx, तो पुट द वैल्यू ऑफ 2 in 1, चलिए उधर चलते हैं राइट साइड में, पुट 2 in 1, तो ex देखेंगे इधर, किधर, इधर देखेंगे, ex इज इक्वल टू हाफ ऑफ dy, तो हाफ इनटू, और dy की जगह हम लिख देंगे हाफ ऑफ bx, देखो इक्वेशन 2 में दिख रहा है हाफ ऑफ bx, लिख दिया हमने। चलिए 1/2 into 1/2 1/4, और ये bx आ गया। अब क्या करना है, इस bx को तोड़ देना है, फिगर में देखो bx दिख रहा है, bx कितने टुकड़े bx के, एक तो है be और एक है ex, be और ex, तो मैंने इसको लिख दिया be प्लस ex। क्लियर है, अच्छा इस 4 को उधर इनटू में भेज देते हैं, तो ये कितना हो गया 4ex, ये 1 इधर इनटू होके खुल जाएगा ब्रैकेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इस ex को इधर भेज देते हैं, तो 4ex माइनस 1ex कितना बच गया be, एंड 4ex में से 1ex गया तो कितना बचा 3 टाइम्स ex बचेगा, और इधर आ गया be, ठीक है। अच्छा
3ex by be। अब ex को तो इधर ही रख लेते हैं, be आ गया नीचे, तो ये हो गया ex by be, और उधर कुछ नहीं है तो 1, और 1 के नीचे 3 इधर भेज देंगे तो 1/3 आ जाएगा। समझ में आ गया? और ये हमारा प्रूव हो गया जो हमको रिक्वायर्ड था, ex by b इक्वल टू 1/3। समझ में आ गया? तो उसको ध्यान से समझेंगे, बार बार देखेंगे, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थ्योरम्स की जरूरत होगी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है वो भी, और जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है वो भी। क्लियर है? तो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 11.3। क्लियर है? तो सब अच्छे से समझ के पूरा ढंग से लास्ट तक देख के नोट कर लेंगे। ठीक है? और अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 11.4 है उसके पहले जो एग्जांपल्स दिए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।